स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। मैं सिमरन श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ E2E क्लासेस के ऑनलाइन बैचेस के लिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि E2E क्लासेस के माध्यम से यूजी बैचेस ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए कि स्नातक में हिंदी की जो पढ़ाई है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से बदल गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ये दूसरा साल है जब हम लोग नए सिलेबस के तहत एक नई शिक्षा की यात्रा पर निकलेंगे। तो आइए सिलेबस को हम लोग बारीकी से समझते हैं। पहले समसत्र यानी प्रथम सेमेस्टर में विषय कोड आपका मेजर 1 है। कुल अंक 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से एक्सटर्नल आपका 75 नंबर का और इंटरनल 25 नंबर का होगा। विषय आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो दूसरे वर्ष के बच्चे हैं एनईपी के तहत, उन्हें आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक सारी चीज़ें पढ़नी हैं। एनईपी फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट थे उन्होंने आदिकाल भक्तिकाल ही पढ़ा था। और ये सबसे बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए कि आपको आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक एक ही मेजर पेपर में कवर करना है। और आपकी यूनिट की संख्या 4 होगी। अंकों का विभाजन यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आपका 5 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। इस तरह से परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। ये आपका ब्यौरा है पूरी तरह से कि आप मेजर पेपर को कैसे आसानी से कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके आगे हम लोग अब जानेंगे कि आपके पेपर के नाम के बाद यूनिट 1, 2, 3, 4 में किन किन चीज़ों को और कितने तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम यहाँ टॉपिक देख सकते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण और रासो काव्य परंपरा। ये आपका पहला यूनिट है। अब इस यूनिट में सबसे अधिक बच्चों को समस्या होती है कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे। तो पहला यूनिट जो आपका है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। इससे संबंधित देखिए 3 तरह के सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालें, यानी सबसे पहला आपका यूनिट 1 में जो ये शब्द है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, गारसा दत्तासी से लेकर जितने आगे तक ये परंपरा जा रही है उसमें आपको विश्लेषण करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इसमें किस तरह से हिंदी साहित्य के काल विभाजन के साथ उनका समय, उनका नाम क्या दिया गया, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदी साहित्य के आरंभिक चरण में रासो काव्य परंपरा की भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी कि रासो काव्य परंपरा का क्या महत्व है आदिकाल में और वो किस तरह से अपने साहित्य से आदिकाल के नाम को बदलने का भी सामर्थ्य रखता है रासो काव्य परंपरा। इस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट यूनिट से। जब इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे बारीकी से बात करेंगे तो इसमें एक एक करके ऑब्जेक्टिव भी निकलता चला जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव के साथ आसानी से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में नाम है आदिकाल साहित्य की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर यहाँ बात होगी। और दूसरा प्रमुख बिंदु है आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का परिचय। तो सेकेंड यूनिट में कुल मिला के आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। प्रेरक परिस्थितियां किसे कहते हैं? जो आपके यहाँ यूनिट में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि दी गई है ना, यही पृष्ठभूमि को कुल मिलाकर कहते हैं कि प्रेरक परिस्थितियां। ये प्रेरक परिस्थितियां बतलाती हैं कि ऐसी क्या चीजें थीं जिसकी वजह से आदिकाल साहित्य का निर्माण होना आरंभ हुआ। दूसरा प्रमुख प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, यानी कि आदिकाल में जितने तरह के साहित्य लिखे गए हैं उनका मूल नेचर क्या था, मूल मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, इस पर यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग तो आएंगे ही, ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत अधिक निकल कर आता है। एक चीज और यहाँ पर, चूंकि प्रारंभिक रूपरेखा आप लोग जान रहे हैं तो ये बात जान लीजिए, क्योंकि आदिकाल में जितने तरह के साहित्य होते हैं ना, मुख्यतः रासो साहित्य जिसके आधार पर वीरगाथा काल नामकरण कर दिया गया था, सिद्धनाथ जैन साहित्य हमें प्राप्त होता है,
इन तीनों को मिलाकर कहते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। अगर कभी आप सुने कि आदिकाल के धार्मिक साहित्य पर चर्चा करें तो ये सिद्धनाथ जैन तीनों को मिलाकर की जाती है बातें। तो कुल मिलाकर यूनिट 2 में आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है भक्तिकालीन साहित्य की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इसमें यह ध्यान देना है, जिस तरह से पिछले यूनिट में आपने देखा कि आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियां आ रही थी, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ भी प्रश्न बन रहे हैं कि भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें, यानी कि जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है ये सारे आपके आंसर में एक एक पॉइंट बनकर आएंगे। दूसरा प्रश्न है भक्तिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। हर काल अपने समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को लेकर आता है, जिसके आधार पर साहित्य लिखा जाता है और फिर ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर का माध्यम बनता है। संत काव्य धारा पर सविस्तार चर्चा करें। आदिकाल का संपूर्ण साहित्य जो है निर्गुण और सगुण में बटा है, आप लोगों को जानकारी होगी। निर्गुण 2 भागों में बट जाता है, संत मत और सूफी मत। सगुण इधर 2 भागों में बटकर आता है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो इस आधार पर चूंकि आप देख रहे हैं कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां दे दी गई है, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, यानी कि पूरा भक्ति काल जिन 4 शाखाओं में बटा हुआ हम पाते हैं उन सभी शाखाओं पर यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। तो संत काव्य धारा पर चर्चा करें, सूफी काव्य धारा का परिचय देते हुए मलिक मोहम्मद जैसी का स्थान निरूपित करें। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि संत काव्य धारा पर चर्चा करते हुए आप संत कवियों के बीच में कबीर का स्थान निरूपित करें। बात एक ही है, आंसर का फॉर्मेट एक ही रहेगा। राम काव्य परंपरा का परिचय देते हुए तुलसीदास के बारे में बताना होता है। सूफी काव्य परंपरा की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसी, और कृष्ण काव्य परंपरा की बात करेंगे तो सूरदास का स्थान पूरे कृष्ण काव्य परंपरा में निर्धारित करना होता है। कबीर का साहित्यिक परिचय, क्योंकि वो निर्गुण काव्य धारा के सर्वोच्च कवि हुए। सूर, तुलसी, मलिक मोहम्मद जैसी का परिचय दें। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, किसी भी तरह से। ऑब्जेक्टिव तो खैर अलग तरीके से बात होगी, उसके लिए एक अलग क्लासेस में। फिलहाल ये आपका ब्यौरा रहा पूरी तरह से यूनिट 3 का। अब बात करते हैं चौथे यूनिट की। चौथे यूनिट में आपका टॉपिक है रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, यानी कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक आपको प्रेरक परिस्थितियों की जानकारी रखनी ही है। उसके बाद रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसा कि आदिकाल और भक्तिकाल के साथ हमने प्रश्न बनाए। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, यानी रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य इन 3 बिंदुओं के आधार पर बटा हुआ है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा का संपूर्ण परिचय, फिर रीति सिद्ध का, रीति मुक्त का करते हुए इस तरह से यहाँ पर 5 प्रश्न बन रहे हैं यूनिट 4 में। तो ये ब्यौरा रहा आप लोगों का कि आपके मेजर पेपर में आदिकाल से रीतिकाल तक क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने प्रश्न बन रहे हैं, और ये प्रश्न अभी सब्जेक्टिव मोड में है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदी मेजर पेपर का सिलेबस क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो हमसे जुड़कर अधिक से अधिक लाभ लें। और E2E क्लासेस से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसे फिल करके अपने डिटेल्स के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।